अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेडिकम प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप हमारा है, पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। और हम बात करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मैचेस के हवाले से। आज बहुत अहम मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जब आगे की जर्नी है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रहेगा या बाहर हो जाएगा, इसका फैसला आज के मैच पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और न्यूजीलैंड जो श्रीलंका का मैच है, पहली इनिंग का इख्तिताम हो गया है। श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा था, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और श्रीलंका की बैटिंग को काफी हद तक कोलैप्स कर दिया और 172 रन का विंस दिया है श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को। और लग ये रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम काफी अच्छी उनकी बैटिंग लाइन है, आखिरी तक उनकी बैटिंग लाइन है और उनके बैट्समैन काफी फॉर्म में है। खासकर पे उनके ओपनर्स जो है, कप्तान विलियमसन और रविंद्रा जो हैं, उनके न्यू बैट्समैन जो हैं, वो काफी अच्छी क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। और समझा ये जा रहा है कि न्यूजीलैंड बआसानी चेस कर लेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की आसानी के साथ साथ पाकिस्तान की मुश्किलात में काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड आज ये मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़े मार्जिन के साथ मैच जीतना होगा और शायद उस मैच जीतने के बाद भी पाकिस्तान का काम ना बन सके। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने का मरला अभी भी बहुत मुश्किल समझा जा रहा है। पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त पॉइंट टेबल पर भारत इस वक्त सर-ए-फहरिस्त है और 3 टीमें हमारी जो है वर्ल्ड कप के अंदर इस वक्त सेमीफाइनल के मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। उसके अंदर इंडिया पहले नंबर पर मौजूद है, जिसने 8 मैचेस अभी तक खेले हैं और 8 के 8 मैचेस अब तक इंडिया ने जीते। बहुत ज्यादा फेवरेट इंडिया की टीम समझी जा रही है, ग्राउंड्स उनके हैं, मुल्क उनका है, क्राउड उनका है, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्रिकेट वो खेल रहे हैं। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका को चौकर्स कहा जाता है, लेकिन अब तक साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत मुख्तलिफ साउथ अफ्रीका की टीम, बहुत जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन उनका इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी क्वालिफाई कर गई और लास्ट जो मैच ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, काबिल तारीफ मैच था। खासकर पे मैक्सवेल की जो इनिंग थी, बहुत जबरदस्त मैक्सवेल ने इनिंग खेली, 200 रन अकेले कर देना ऐसे वक्त में कि 49 रन पे आपके 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान थे पैट कमिंस, उन्होंने जिस तरह से उनका साथ दिया है, 68 बॉल्स खेल के सिर्फ 12 रन किए थे और एक विकेट को दूसरे एंड से मुसलसल सेव करते रहे थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब जंग जो चल रही है वो चौथी टीम के लिए जंग है कि पाकिस्तान या तो क्वालिफाई करता है या तो न्यूजीलैंड, इसका फैसला हो जाएगा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपके बराबर में शम्सुर रहमान साहब मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे तरफ मिर्जा कमर बेग साहब हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। और आखिर में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुनीर अली कादरी साहब, सर आपका भी शुक्रिया। सर आप सबकी इजाजत से सर आपसे शुरू करना चाहूंगा। रियाजुद्दीन साहब, क्या समझते हैं चौथी टीम अगर न्यूजीलैंड होती है या पाकिस्तान होती है, 3 टीमों तो फाइनल हो गई हैं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात अभी भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। देखें, क्रिकेट तो एक गेंद का खेल है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका वो तो कंफर्म है कि सेमीफाइनल उन्होंने खेलना है। बाकी रह गई पहले जो इस न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच हो रहा था, इससे पहले हमारे इम्कानात 50% थे, लेकिन अब जो 171 या रन हुए और 172 रन का टारगेट दिया है, तो उसमें अब हमारे इम्कानात जो हैं वो तकरीबन 20 या 25% रह गए हैं। अच्छा, इन दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो 101 टोटल मैचेस हुए हैं तारीख में इन दोनों के दरमियान। 51 मैचेस जो है न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 41 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका ने जीते हैं। इसी तरह अगर आप ये कहें कि होम मतलब ये कि न्यूजीलैंड में श्रीलंका के खिलाफ 30 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने अपनी सरजमीन पे, जबकि 17 मैचेस जीते हैं श्रीलंका ने अपने मुल्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर कंपैरिजन करें न्यूट्रल वेन्यू पे, तो न्यूट्रल वेन्यू पे अभी तक जो है 27 मैचेस हुए हैं, 15 मैचेस जीते हैं न्यूजीलैंड ने न्यूट्रल वेन्यू पे और अपने इन्होंने जीते हैं श्रीलंका ने 12 मैचेस। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप का कंपैरिजन करें तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 5 मैचेस जीतने में कामयाब रही है और श्रीलंका जो है वर्ल्ड कप में 6 मैचेस जीतने में कामयाब रही है। इसका मतलब उनको थोड़ा सा एज हासिल है। और अगर वैसे जायजा लें आप, तो हाईएस्ट जो स्कोर है अभी तक न्यूजीलैंड का श्रीलंका के खिलाफ वो है 331 और कम से कम स्कोर है श्रीलंका के खिलाफ वो है 137 रन। और अगर आप श्रीलंका को देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने कितने रन किए, तो उसने हाईएस्ट रन किए 289 और कम से कम रन किए 136। तो देखें, ये स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स
या रिकॉर्ड जो है ये इस हद तक तो होते हैं कि जब तक ग्राउंड में उतरते हैं तो वो थोड़ा सा आपको एक सहारा देते हैं कि जी हम इनके खिलाफ जीतें। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जब आप ग्राउंड में उतर रहे होते हैं तो उस वक्त ये देखा जाता है कि आप जो है मेंटली कितने प्रिपेयर हैं, आप कितनी आपकी प्रोफेशनल अप्रोच है, और मतलब वो देख के फिर आपको अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितना मतलब ये कि कहाँ कितनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि श्रीलंका की टीम जो है जिस तरह से उसको यहाँ पे परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, वो जो हम एक्सपेक्टेशन कायम कर रहे थे, अगर आप सीधी बात पूछें, सच्ची बात, तो बहैसियत पाकिस्तानी और एक आम शाइक के हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच पे डिपेंड कर रही थी। तो आज खुदा करे कि बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए और श्रीलंका जो है जीत जाए। जिस तरह मतलब ये कि श्रीलंका जीत जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा सहारा मिलेगा। और लेकिन अगर आप जर्नलिस्ट की हैसियत से पूछें या एनालिस्ट की हैसियत से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दोनों टीमों को पूरे मौके मिलने चाहिए, आखिरी गेंद तक खेल होना चाहिए, और जो टीम मेरिट पे हो उसको जो है जीत जाना चाहिए। हमारी टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में किया ये है कि हमने दूसरी टीमें जो सोई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसको हमने जगा दिया। यानी आप ये देखें कि जनूबी अफ्रीका का मैच ऐसा था, अगर हम जीत जाते तो हमें अगर और मगर की बेसाखियों पे नहीं खड़ा होना पड़ता या उसका सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन हमने जो है डेविड वार्नर को इतनी मतलब आला गेंदें कराएंगे, उन्होंने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान से हार गए जिसकी वजह से हमारी पोजीशन कमजोर हो गई। अफगानिस्तान की तो वो टीम है जिसको हमने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, और उसके खिलाफ हम जो परफॉर्मेंस हमें देनी चाहिए थी वो हम नहीं दे सके। अब ये है कि दुआएं की जा सकती हैं, और मेरे ख्याल से अब जैसा मैंने पहले कहा कि अब आपके चांसेस जो हैं 25% हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा मैच चूंकि आखिर मैच होगा न्यूजीलैंड से, तो हमारे सामने पूरी फिगर होगी, पूरा मतलब आपके सामने सारी चीज़ें होंगी। तो उसको देख के अगर आप समझते हैं कि भाई आपने जो है बड़ी आपकी स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है, आप जो है बड़े मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत आला है दुनिया में, और आपकी अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, मेंटल टफनेस लेवल जो है बहुत अच्छा है, तो यकीनन आप मतलब ये कि कुछ भी कर सकते हैं। और एक बड़े, जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तो हो सकता है 130 से ज़्यादा मतलब ये कि हमें रन से जीतना पड़े। शम्स साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच का फैसला हो जाता है, या कोई भी नाखुशगवार चीज़ हो जाए, फैसला ना हो, बारिश आ जाए, फिर भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जिस तरह से अपनी क्रिकेट खेली है, अब तक 8 मैचेस पाकिस्तान खेल चुका है, एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का बाकी है। इंग्लैंड भी कोई हल्की टीम नहीं है, उसके खिलाफ भी पाकिस्तान को पूरी जान लगानी होगी। लेकिन ये सिनेरियो बन कैसे गया? पाकिस्तान हमेशा अगर मगर की सिचुएशन में क्यों आ जाता है? ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि अगर बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। अगर पॉइंट नहीं मिलता तो पोजीशन इतनी अच्छी तो नहीं है पाकिस्तान की क्या वो क्वालीफाई करे। बाकी रह गया क्या अभी आखिरी मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, उसकी क्या पोजीशन रहती है। अभी ये हो सकता है न्यूजीलैंड जल्दी आउट हो जाए या कम मार्जिन से जीते, तो रन रेट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो सर, आप क्या समझते हैं कि अगर न्यूजीलैंड फिर भी आज का मैच जीत गया और पाकिस्तान अगर इंग्लैंड के खिलाफ इतनी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान की रही, हम फर्ज कर लेते हैं, अभी तो मैच में टाइम है, 11 तारीख को पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो क्या फार्मूला होगा? पाकिस्तान को कुछ चेंजेस भी करनी होंगी अपने प्लेइंग ऑर्डर के अंदर और अपने तरीके के अंदर, जारहाना क्रिकेट खेलनी होगी? सुना यह है कि शादाब साहब फिट हो गए और हो सकता है उनको रिप्लेसमेंट हसन अली की जगह उतारें, लेकिन पोजीशन तो वाज़ेह है क्या उनका न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत अच्छा है और अब वो और बेहतर करेंगे। और पाकिस्तान को ये है कि बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। अब आखिरी मैच पाकिस्तान का पोजीशन ये है कि अगर पाकिस्तान रन रेट बहुत ज़्यादा और जल्दी आउट करता है श्रीलंका को और कवर कर लेता है, तो फिर कहीं रन रेट से पोजीशन वाज़ेह हुई। ठीक है मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान कि आगे जाने की जो टोटल कहानी है वो रन रेट की बुनियाद पर आके अटक गई है? अगर रन रेट पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से कम रहा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर आगे नहीं जा पाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान ने उसमें चेस करने में थोड़ी देर कर दी। अगर पाकिस्तान और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता, फ़खर जमान छक्के मार रहे थे और तेज़ चेज़ हो जाता, तो शायद हम रन रेट की बुनियाद पर अभी न्यूजीलैंड से आगे होते। क्या आप समझते हैं गलतियाँ हुई हैं पिछले चेज़ेस के अंदर पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलतियाँ तो हुई हैं जो हम इस नतीजे पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन जैसा कि रियाज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का
श्रीलंका के खिलाफ वो 137 का है, तो अभी 172 उन्होंने चेस करने हैं। तो अल्लाह करे वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए और वो उससे 172 ना कर पाए। और दूसरा अभी भी होप है कि अगर 20 ओवर से पहले बारिश हो जाती है तो फिर DLS पे नहीं जाएगा। हाँ, ये दुआ करें कि 20 ओवर ना खेल पाए, बारिश हो जाए। तो ये 2 चांस तो अभी एटलीस्ट इस पे हैं। और बाकी रहा हमारा जिस तरीके से हमने लेग की हैं, तो वो तो हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और यहाँ तारीफ करना पड़ेगी इस मैच में जो न्यूजीलैंड को लक ने भी साथ दिया, टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी में उन्होंने कप्तानी देखे किस तरीके से उसने जब देखा ना पिच में जो कूदा था, जो फ्रेश विकेट होता है उसमें पेस काफ़ी होता है। अपने तेज़ बॉलरों को जिस तरह से उसने आजमाया है, उसको समझ लें उन्होंने जो अच्छे बॉलर थे ना उनके 10-10 ओवर करवा दिए, वो आखिर तक नहीं रहे। ये बोल्ट्स के जो ओवर थे उसने 6 ओवर कंटिन्यू कराया तो और उसने 3 आउट भी किए उसमें। तो पूरा तरीके से उन्होंने बैन कर दिया। हालांकि वो फास्टेस्ट 50 की है इस मैच में परेरा ने, सिर्फ 22 गेंदों पे। वो ऐसी 50 है जो इस मकाम पे कुछ बेहतरी पे लेके आई है उनको। लेकिन ये है कि अभी भी होप है काफ़ी कि इंशाल्लाह अगर ये 172 ना चेस कर पाए, कुछ श्रीलंका ऐसा चमत्कार दिखा दे या फिर बारिश हो जाए 20 ओवर से पहले तो DLS यूज़ नहीं होता। और अगर DLS यूज होगा तो उसमें फिर वो कैलकुलेशन निकलेगी कितने ओवर में उनको करने हैं। बारिश के जैसे पाकिस्तान के लिए हुआ था, तो वो उसका अलग मेथड है। सेकंड बैटिंग को उससे फायदा होगा? नहीं, सेकंड बैटिंग को नुकसान होता है उसमें। अच्छा, थोड़ा सा उसमें एज हासिल होती है फर्स्ट बैटिंग वाले को, तो उस पर देखें आप कहा था। लेकिन पहले तो दुआ ये करें 20 ओवर से पहले ही हो जाए बारिश और 137 जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहे चेस करने का। मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब ऐसी नहज पर आ गया है कि दूसरी टीमों के हार जीत से पाकिस्तान के आगे का फैसला अब होने जाएगा? अब न्यूजीलैंड अगर हार जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बतौर पाकिस्तानी मैं तो चाहूँगा कि न्यूजीलैंड आज हार जाए ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। और बहुत मुमकिन है अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है तो पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच कहा जाता है। तो आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड लग रहा है इस पोजीशन में कि श्रीलंका के पास बॉलिंग अच्छी है, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, विकेटें निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि मैं हमेशा जो बात कहता हूँ आज फिर आपने उसको दोहराने की मुझे रहमत दे दी कि जब पाकिस्तान अपने माशी और सियासी हालात में भी इस चक्कर में रहता है कोई इसकी मदद करे या किसी तरीके से ऐसी मदद मिल जाए कि IMA से छुटकारा मिल जाए, तो मैं सोचता हूँ जिस तरह IMA से छुटकारा नहीं मिल सकता, इस तरह सेमीफाइनल में पहुंचने के ना होने के बराबर चांसेस हैं, जो हकीकत है। लेकिन अगर पाकिस्तान के तौर पे देखें तो देखिए हर मुल्क का हर शहर का, जैसे हर इंसान कहता है कि राशिद लतीफ़ ने दोस्त के लिए मेरे बहुत ज़बरदस्त बात कही थी कबीर खान से एक प्रोग्राम में, यार आप बताइए सबसे अच्छा कौन है खिलाड़ी या कोई भी शख्स, तो उसने मुख्तलिफ नाम लेकर कहेगा नहीं यार जो अपना बेटा है ना वो सबसे अच्छा है। तो हम भी पाकिस्तान के बेटे हैं तो हम पाकिस्तान के लिए इसलिए दुआ करते हैं कुछ। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए एक तजिया निगार के तौर पर, एक आम शायकीन के तौर पर या एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे, तो हम समझते हैं कि हमने इतनी गलतियां की हैं कि ये अल्लाह का करम और लोगों की दुआएं होंगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन हमने गलतियां बहुत ज़्यादा की हैं, अच्छाइयां हमारी इस वक्त कम हैं। दूसरी चीज़ कि जिस तरह ताजियाद भाई ने बताया और रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि जिस तरह रिकॉर्ड का मार्जिन है और ये पूरा अगर मैच हो जाता है और कम से कम ओवर में रन कर लेते हैं न्यूजीलैंड, फिर तकरीबन समझिए कि नामुमकिन तो लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्योंकि मुसलमान कैसे से भी मना है कि उम्मीद ना हो। लेकिन बहैसियत एक स्पोर्ट्स लवर के या के मैं ये कहूँगा कि 500 या 450 में पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। तो मुश्किल है बहुत इस सफ़र के अंदर ट्रेन को पकड़ना या ट्रेन से उतरने में देर करना। तो आखिर यही है कि जब तक मैच नहीं हो जाता हम फैसला नहीं कर पाते, लेकिन जो सामने बज़ाहिर जो निशानियाँ हैं वो हमारे यहाँ पर बेहतर नहीं है। ठीक है सर, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हमने देखा है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान शुरू में कुछ गलतियां कर देता है और इस वर्ल्ड कप को भी 92 के वर्ल्ड कप से मिलाया जा रहा है कि पाकिस्तान शुरू में हारता रहा, फिर एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड कप हमारा है, प्रेजेंट्स बाय मेडिकम और पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे। मीनवाइल हमें 2 और मेहमानों ने ज्वाइन कर लिया है। आसिम साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर आपका बहुत शुक्रिया, और जावेद खलील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमानों के पास जाने से पहले आसिम साहब मैं चाहता हूं कि आपका भी पॉइंट आ जाए कि पाकिस्तान की जर्नी का फैसला अब न्यूजीलैंड के मैच से हो जाएगा और अगर न्यूजीलैंड जीती है तो पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हरा देता है तो फिर पाकिस्तान शायद आगे भी जा सकता है।
फॉर्मूला क्या बनेगा अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता है आज का, तो पाकिस्तान को क्या करना होगा? देखिए, बात ये है कि पहले ये मैच कंप्लीट हो, उसके बाद तमाम सूरत हाल सामने आएगी। इससे पहले कहना कुछ भी कबल वक्त होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के हक में तो फैसला आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका की टीम ने बैटिंग की और इतनी जल्दी आउट हो गई, और फिर आपको मालूम है कि जो उनके बैटर्स हैं न्यूजीलैंड के, पनवाई हो गए, उसके अंदर रविंद्रा हो गए और उनके कैन विलियमसन हो गए, तो ये तो ऐसे हैं कि बस कौन-सा जो शेर होते हैं उसकी तरह झपट पड़ते हैं। और डेफिनेटली विलियमसन ने वापसी आके लास्ट जो मैच खेला है उन्होंने बता दिया कि अगर न्यूजीलैंड की टीम आगे जाती है तो बड़ी भारी उनकी बैटिंग लाइन होगी आगे वाले मैचेस के लिए। जी बिल्कुल होगी। और सेकंड ये है कि अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो हम लोग एक होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ जब इतने बड़े इवेंट होते हैं उसमें सिर्फ एक मैच की अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना ये भी कुछ जाती ही होती है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर शायद हमारे सर जो है शर्म से झुक जाएं बीइंग अ क्रिकेट लवर, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से पहले तो ये तवक्का कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत हेवी वेट टीम है और कोई टीम शायद इसको शिकस्त दे सकेगी। वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम करार दिया जा रहा था, और बेचारे जो एक्स क्रिकेटर हैं दुनिया के क्रिकेट के बड़े बड़े नाम, ब्रेटली हो गया उसके अंदर, और आपका दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की तारीफ कर करके थक नहीं रहे थे। लेकिन आज भी आपको अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर शायद वो शर्मिंदा होंगे कि हमने किस टीम की तारीफ की जो बड़े इवेंट के अंदर इस तरह की हमेशा ही कारकर्दगी दिखाती आई है, और जो इस इवेंट के अंदर अब तक दिखाई है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि एक मैच की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी ये होप्स कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, माजरत के साथ। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में, अब तक 8 मैचेस का अगर हमें पोस्टमार्टम करने का मौका मिले, वर्ल्ड कप अभी जारी है लेकिन पाकिस्तान टीम जब वापस आएगी तो इस पर ज़रूर बात होगी, और बहुत मुमकिन है कि बड़ी तब्दीलियाँ भी हों। अभी इंज़माम उल हक साहब ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वो कुछ और मामला था। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान इस्तीफ़ा आ जाना, क्या उससे भी टीम की मेंटल हेल्थ पे कोई असर पड़ता है, कारकर्दगी मुतासिर होगी? और दूसरी चीज़ ये कि सर, जब हमने वर्ल्ड कप में एंट्री की तो पाकिस्तान नंबर 1 टीम के तौर पे वर्ल्ड कप में दाखिल हुई, जिस तरह से आसिम साहब ने बात की, दूसरी टीम के लोग भी बात कर रहे थे, इस तरह की क्रिकेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? बहुत शुक्रिया हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, जिस तरीके से आपने बात की कि पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड नंबर 1 समझा जा रहा था कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है नंबर 1 टीम है, जिस तरीके से नंबर 1 टीम का एक रिदम होना चाहिए वो तो शुरू से हमें दिखाई नहीं दिया। शुरू के 2 मैच जीतने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम जो है वो मैचेस हारी, तो उसके अंदर जो है यही परेशानी आई कि कोई भी बॉलर और बैट्समैन जो है अपनी कारकर्दगी को प्रॉपर जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। जब वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर वहाँ नंबर 1 टीम से होते होते वो नीचे आ गई, और फिर बिल्कुल वही सिनेरियो बना जो 92 के अंदर था। फिर जिस तरीके से आपने बात की कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि इंज़माम उल हक का इस्तीफ़ा आ गया किसी वजह से, तो ऐसी सूरत हाल 2009 के T20 वर्ल्ड कप में हुई थी। तो उस वक्त भी जो है अब्दुल कादिर से इस्तीफ़ा लिया गया, उन्होंने दे दिया कि भाई जो टीम आपने मुंतखब करके भेजी वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। हालांकि उसके अंदर शुएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक इतने बड़े बड़े नाम थे, यूनुस खान खुद कप्तान थे, लेकिन वहाँ पर भी जो है कुछ जो है अनबन हुई खिलाड़ियों में, वहाँ पे भी जो है टीम डिस्ट्रीब्यूट हुई, और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी किस्म की खबरें आ रही थी। फिर उसके बाद इंज़माम का इस्तीफ़ा आ जाना, तो वर्ल्ड कप के अंदर इस किस्म की चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रेशर जो है खिलाड़ियों के जहनों पे पड़ेगा। जो उनको जहनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, उनकी मेंटेलिटी को स्ट्रांग होना चाहिए, वो उसमें दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब जैसे इस्तीफ़ा आ जाता है और उसके बाद फिर एक वजह, जहाँ सब ये इंज़माम के इस्तीफ़े की बात करते हैं, मैं वहाँ कहता हूँ एक वजह ये भी है कि सरफराज को जो है चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने, जो कि इस वक्त कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी मुलाकात हुई, तो उनसे मुलाकात की जब शाहनवाज धानी ने और सरफराज अहमद ने, तो उसके बाद टीम के अंदर क्यों इतना स्पार्क आ गया, फिर उन्होंने क्यों अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना शुरू कर दी, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं। जब तक कि आप बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर जो है उसके मुकाबले का लड़का नहीं बिठाए तो वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे ये भी देखने में आया है। लेकिन जब दोबारा से जो ये कारकर्दगी एकदम से ऊपर हुई है, इसके अंदर भी कोई, मैं ये नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा ऊपर हुई है। सब ने जो है अपना थोड़ा सा जो हिस्सा डाला है इसके अंदर, और फ़खर ने जो उस किस्म की बैटिंग की तो उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। फिर उनको जो अगर फ़खर उस दिन नहीं करते तो शायद वो आइंदा जो टीम में नहीं होते। तो बहुत से जो खिलाड़ी हमारे यही करते आए, पिछले कई भी आप मैचेस उठा लें, कोई टूर्नामेंट उठा लें,
बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ यही सीन हुआ है जो फ़खर के साथ हुआ कि वो अपनी इनिंग्स के अंदर जो है इस तरीके से कामयाब नहीं होते जब उनको मौके मिल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि अगला टूर्नामेंट आ रहा है, किसी उसके अंदर इन होना है, तो आखिरी 1-2 इनिंग वो ऐसी खेल जाते हैं कि फिर मजबूरन उन्हें टीम के अंदर रखना पड़ जाता है। तो फ़खर ने भी फिर वही काम किया और वो लोगों की दुआएं थी पाकिस्तानियों की, तो ये सारी वजूहत बनी है कि पाकिस्तान की टीम आज इस नहज पर है कि आज न्यूजीलैंड अगर हारेगा तो श्रीलंका ने अगर उसको अच्छी शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान के लिए फिर भी जो है रन रेट का मसला रहेगा, और अगर जीत जाता है फिर और ज्यादा रहेगा। फिर इंग्लैंड से आपको जीतना है। इंग्लैंड भी अब पिछले मैच के अंदर जो वो इन हो गई, जिस तरीके से उन्होंने कल नीदरलैंड को शिकस्त दी 160 रन से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ भी वो पूरे दिलो जान से मुकाबला करेगी और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। बाकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को पहले सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक रसाई दे। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन को देखें, हमारा ओपनर्स हैं, फिर लोअर मिडिल ऑर्डर है, अगर हमारे ओपनर्स परफॉर्म करते हैं तो मिडिल ऑर्डर हमारा कोलैप्स कर जाता है। प्रॉपर हमारे पास ऑलराउंडर जिस तरह बाकी टीमों के पास हैं, हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। हमारे मेन स्पिनर का काम इफ्तिखार अहमद साहब कर रहे हैं, जिनको कभी पार्ट टाइम बॉलर के तौर पे यूज़ किया जाता था। आप समझते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन में थोड़ा कोई मसला है और बेंच पे लोग जो बैठे हैं जिनको यूज़ नहीं किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, क्या उनमें से कोई आ सकता था टीम में? देखिए हसन, बड़े बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में। अगर मैं बात यहाँ से शुरू करूँ कि अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान में मतलब हमारे जो इखलाकी जो हमारी अखलाकियात है वो मतलब कलेप्स कर गई है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका ये असर है और कोई भी शोबा जो है बाहर नहीं है, क्रिकेट ही बाहर नहीं है। आपने कॉम्बिनेशन की बात की तो हमारे पास तो देखें ना, हम वर्ल्ड कप की तैयारी हमने तो की नहीं है, हमारे पास सेकंड स्ट्रेंथ ही नहीं। अच्छा, जिस तरह से अभी जावेद साहब ने बात की कि हमारी इस टीम में कम से कम मैं समझता हूँ कि अहमद वसीम और सरफराज को होना चाहिए था। जब कभी आप किसी बड़े वर्ल्ड कप में या मेगा इवेंट में जा रहे होते हैं तो आपको इमर्जिंग प्लेयर साथ नहीं रखना चाहिए, जिस तरह से मोहम्मद हारिस बैट्समैन विकेट कीपर को रखा। तो मतलब जब जहाँ दोस्तियाँ होंगी, यारियाँ होंगी, तो वो अगर कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, जब नीयतें ख़राब होंगी तो यही हालत होगी। वर्ल्ड कप जैसे मैचेस में मतलब ऐसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी होने चाहिए जो बड़े इवेंट का प्रेशर जो है बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, एक चीज़ तो खैर ये है कि इसकी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी आयद होती है, पाकिस्तान के बेंच ऑफिशियल पे भी आयद होती है, सिलेक्टर्स पे भी आयद होती है और जो है टीम के कप्तान और जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन पे भी आयद होती है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सका। इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी थी कि कॉम्बिनेशन बनाते। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और एशियन क्रिकेट काउंसिल में इंडिया का डोमिनेशन है। हम तो शायद अपनी पॉलिसीज या 1-2 महीने को देख के मार्जिन प्रोविजन रख के बनाते हैं, लेकिन जो वहाँ लॉबीज मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और एसीसी में, वो हमारे मुताबिक पॉलिसी जो है 1-1 साल की आगे की बनाते हैं हमारी नेगेटिव मतलब उसके लिए, ताकि हम परफॉर्म ना कर सकें दुनिया में। आप ये देखें कि ये शेड्यूल जो है वर्ल्ड कप का ये आ जाता है 1 साल पहले, लेकिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल आते आते मेरे ख्याल 2 महीने पहले आया। और दूसरे ये जितनी भी बायलैटरल सीरीज होती है मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैचेस हो, ये 1-1 साल पहले जो है इंटरनेशनल सतह पे और एशियन सतह पे डिसाइड हो जाती हैं। अब आप ये देखें कि जहां उस वक्त जब दुनिया की दूसरी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी, हमारी जो टीम है वो मतलब श्रीलंका के सख्त गर्म और इंतहाई मतलब एक तकलीफ दे मौसम में हमारी टीम को वहाँ पे टेस्ट सीरीज रखी गई थी। बायलैटरल सीरीज ठीक है, लेकिन ये इसको करता कौन है, मैनेज कौन करता है, इसको फाइनल कौन करता है? इस एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करती है? तो हमारा बोर्ड सो रहा था, उसे ये पता होना चाहिए था कि वर्ल्ड कप से पहले दुनिया तो वनडे मैचेस खेल रही है, उसकी तैयारी कर रही है, कम से कम अपने घर में तैयारी कर रही है। और आप जो है मतलब न सिर्फ अपने खिलाड़ियों को इजाजत दे रहे हैं लीग खेलने की, वो फटीक का शिकार हो रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट मैचेस भी हो रहे हैं। और फिर आप ये देखें कि इंडिया ने कितनी खूबसूरती के साथ आपका एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल पे मुंतकिल कर दिया और वो जो है वहाँ पे चला गया। बात ये है कि देखें, जब मतलब कि हम जिंदा कौमों की तरह दुनिया में इज्जत और वक़ार के साथ मतलब नहीं जिएंगे और उसके लिए हम कोई ऐसी एफर्ट्स या कोई फैसला नहीं लेंगे। भाई अगर इंडिया एशिया कप में यहाँ नहीं आ रहा था तो कैटेगोरिकली जिंदा कौम होने के नाते आपको कहना चाहिए था जी ठीक है, हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे या आप यहाँ पे आए, लेकिन ये न्यूट्रल मुकाम पे या हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा। भाई आप हक पे हैं, आप सच पे हैं, आपकी हर चीज़ उसूल पे है।
तो फिर आप मतलब है कि बैकफुट पर क्यों जाते हैं? तो देखें, जो आपने बुनियादी सवाल किया था ना कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो यहाँ तो हर चीज मतलब है कि हम उसको सही वक्त पे एड्रेस नहीं करते, कि सही वक्त पर अगर हम सही चीजों को एड्रेस करें तो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारी बढ़ जाएगी, प्रेशर में भी हम अपनी चीजों को मैनेज करना सीख जाएंगे, कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अपनी नीयतें साफ करनी पड़ेंगी। और हसनैन, अब एक बात जरूर बताऊं कि अब ये हमारी टीम के साथ जो भी सलूक हो, जो भी रिजल्ट हो, कुछ भी हो, लोग कहते हैं कि जी इंडिया की परफॉर्मेंस में बहुत दूसरी चीजें शामिल हैं, होंगी शामिल, DRS भी उनके फेवर में होगा, टेक्निकल अंपायरिंग भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है ना। अब हमें करना ये होगा कि हमारा रिजल्ट कुछ भी हो इस वर्ल्ड कप में, हमें जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसके लिए हमें अभी संजीदगी से अभी से हमें अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। और ये देखें, ये चीजें जग हसाई का सबब होती हैं कि आपके 7 महीने में 3 जो है वो बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो गए। तो जहां जिस बोर्ड के चेयरमैन जो है मतलब 3 चेंज होंगे तो दुनिया में आपका मतलब क्या इमेज जाएगा, क्या परसेप्शन जाएगा? सॉफ्ट इमेज तो नहीं जाएगा। फिर इसी तरह से अब आप देखें कि ये खैर निगरान हुकूमत काकड़ साहब का बड़ा अच्छा नजरिया, जरूरत का बड़ा सही बर वक्त अच्छा इस्तेमाल किया कि ज़का अशरफ साहब को कंटिन्यू रखा उन्होंने, वरना वर्ल्ड कप के दौरान अगर उनको मतलब एक हटाया जाता तो और हमारा इमेज खराब होता। और वो तो इंजमामुल हक ने, जैसा जावेद साहब ने कहा, उन्होंने तो रंग में भंग डाल दिया, इस्तीफा देके नहीं देना चाहिए था उनको। और उनकी जो मतलब ये कि आप ये देखें ना कि वो मफादात का टकराव सामने आ गया कि वो वहाँ पे ज़ाया जो कॉरपोरेशन है और याजू इंटरनेशनल, उसमें वो एक्टिव डायरेक्टर हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। भाई आपका ये डोमेन ही नहीं है कि आप जो है मतलब बाबर आजम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आप ज़का अशरफ के घर लेके जाएं। आप तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, आप लड़के सिलेक्ट करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या लड़कों के पैसे बढ़ाने के लिए तो आप ना जाएं। इसका मतलब है कि आपके मफादात, क्योंकि एजेंट थे आप, तो आपने लड़कों के लिए बाबर आजम को लेके उनके घर के बहुत सी बातें। मैं ये समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जब चेंज होगा, जो आपका बुनियादी बेसिक सवाल था, जब आपकी नीयतें साफ होंगी, मेरिट पे फैसले होंगे और आप जो है दोस्तियां यारियां खत्म कर देंगे, चाहे वो बोर्ड के लेवल पे हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी के लेवल पे हो, चाहे कप्तान और सीनियर लड़कों के लेवल पे हो। शम्स साहब, आप क्या कहेंगे कि अभी जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम है, वर्ल्ड कप के बाद टीम जब वापस आएगी तो तब्दीलियां तो होंगी, आप क्या समझते हैं कि कौन से टीम मेंबर्स हैं जिनकी अब टीम में जगह नहीं बनती, वो सिर्फ 1 या 2 मैचेस की बेस पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जबकि हमें लंबी इनिंग्स खेलने वाले और लंबे टाइम तक खेलने वाले प्लेयर्स की ज़रूरत है? और जो हमारे बेंचेस पे लोग बैठे हुए हैं उनमें से कौन से लड़के टीम में आ सकते हैं? इकबाल कासिम ने एक प्रोग्राम में कहा था, उनसे ये सवाल पूछा गया है कि आपके ये जो स्पिनर जा रहे हैं इसमें कोई जेन्युइन स्पिनर है? इकबाल कासिम ने कहा था कि जो बाहर बैठा है अबरार, वो स्पेशली जेन्युइन बॉलर है। और हमाद वसीम का भी नाम लिया था कि ये दोनों इतने मैच्योर्ड हैं। टेस्ट मैच में अबरार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और इंडिया की जो विकेटें हैं वो स्पिनर पे सूट करती हैं। तो उस मौके पे उसको चांस, कोई इंजर्ड है तो उसकी जगह उसको रिप्लेसमेंट करते, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। अब आखिरी मैच है, अगर चाहें तो कोई भी इंजर्ड करके उसको रिप्लेसमेंट लेके उसको मौका तो दें। पहले ये होता था क्या, अंडर 19 टीम जाती थी, फिर अंडर 25 जाती थी, उससे जो मैच्योर्ड लड़के टीम में परफॉर्मेंस देते थे उनको लिया जाता था ताकि वो खापड़ प्लेयर हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा अब हो नहीं रहा। जो भी एसोसिएशन आ रही है या चेयरमैन आते हैं वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। और नाज़रीन, एक बड़ा सवाल ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी जितने भी 11 मेंबर्स क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ख़ास तौर पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। हम जिस तरह से कैप्स बांटते हैं तीनों फॉर्मेट में, 2 इनिंग्स डोमेस्टिक में किसी ने अच्छी खेली उसको फ़ौरन से इंटरनेशनल कैप दे दिया, दूसरे ममालिक में इस तरह का रवैया देखा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर गया था कि पाकिस्तान के अंदर ये रवैया ख़ास तौर पर देखा जाता है कि डोमेस्टिक में बहुत ही कम परफॉर्मेंस, लेकिन 2-3 मैचेस की बुनियाद के ऊपर जो इंटरनेशनल कैप प्लेयर्स को दे दिया जाता है। और बाकी मुल्कों में इस तरह के जो है प्लेयर्स नहीं नजर आते कि 2 मैचेस खेल कर आएँ और आपके पास इंटरनेशनल कैप हो। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान की ख़राब परफॉर्मेंस का कि फ़ौरन से 2 मैचेस की बुनियाद पर किसी को इंटरनेशनल कैप दे दिया जाए? जी बिल्कुल, ये मैं बात काजी साहब से पहले कर चुका हूँ पहले, क्योंकि हमारे यहाँ एक ज़माने में ये होता था कि जब तक आप फर्स्ट क्लास कम से कम 30 से 40 ना खेलें आपका नाम आगे नहीं होता था। और अब इस टीम में देख लें कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए लड़के हैं। तो बहरहाल ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है
क्योंकि आपको, और जिस तरह से अब हम ब्लेम गेम कर रहे हैं आज के, अभी इस पे को सबको छोड़ना चाहिए। जैसे कि कोई कह रहा है इंडिया ने गेंद में मसला किया है क्या। देखिए गेंद का मसला तो ये ऐसा है कि गेंद जो है ना बाकायदा 6 डब्बे में एक आती है और कप्तान जो है ना सेलेक्ट खुद करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो एम्पायर अपनी मर्जी से दे यार। हाँ, पिच में मैं कह सकता हूँ, पिच में बड़ी बारीकी होती है कि पिच अगर इंडिया को पता है कि हमें किस पिच पे खेलना है तो वो मे बी वो स्पॉट्स वो क्यूरेटर के से करके, वो क्यूरेटर उनके बस में होता है। और क्यूरेटर को पिच बनाना जो है ना, पिच बनाई जाती है और विकेटें तो लगाई जाती हैं। तो अंदाजा सबको पता होना चाहिए। हम कहते हैं ना विकेट पे खेला, विकेट पे खेलना नहीं होता, पिच पे खेलना होता है सर। लेकिन सर मौका तो मिलता है दोनों टीमों को पिच रीड करने का। आपके पास पिच रीड करना अलग, एक सडन एक पैच होता है जिस पे जो इंडिया जब गेंदे कर रहा है ना, ये आपको शायद बाद में आएगी, अभी कहानी नहीं खुलेगी क्योंकि ये अभी वो हो रहा है टूर्नामेंट। पिच पे क्यूरेटर से आप किसी से जो ये मंजे हुए क्यूरेटर है ना, उनसे आप पता करें वो बिल्कुल। और वो होता क्या है, इंडियन जाहिर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसकी है तो वो उसने बहुत पहले से स्टडी की होगी। अब आप देखिएगा जब वो गेंदे करते हैं, इंडियन के बॉलर गेंदबाज जितने भी हैं, तेज हो या स्पिनर हो, वो खास स्पॉट पे रखते हैं। और गेंद में हमारा मसला नहीं होता, गेंद तो एक ही होती है। गेंद तो क्योंकि कप्तान, दोनों कप्तान सेलेक्ट करते हैं, उसके बॉलों का डब्बा आता है तो वो गेंद तो सबके लिए एक होती है। हाँ, पिच का मामला है तो अब ये है कि अब देखें क्या आगे जाके जो रिजल्ट आता है। इसमें इंडिया ने तो खैर अपने आप को वर्ल्ड कप समझ लें ऐसा रखा हुआ है कि वो वर्ल्ड कप उसी का है और वो शायद इसके बाद मिलेगा नहीं कुछ होना है ना। उसने बहुत प्लानिंग से कराई है, लेकिन ये है कि परफॉर्मेंस भी दी है। बिल्कुल। बहरहाल मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल होता है 11 लड़के सेलेक्ट करना, इतनी ज़्यादा आबादी है, 1 अरब से ज़्यादा उनकी आबादी है। तो वो किस तरह प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं और हम किस तरह से करते हैं? क्या फ़र्क है हमारे लोगों के आने में और उनके लोगों के अंदर? देखिए, हमारे सबसे बड़ा फ़र्क तो मुल्क के अंदर एनर्जी जो कहते हैं इंजीनियर पॉलिटिक्स का है। जो हमारे हुक्मरान आते हैं, जो हमारी यहाँ वफादारियाँ बनाई जाती हैं, वो इंजीनियर है। इंजीनियर से क्या मुराद है कि इससे आवाम का ताल्लुक बहुत कम है। कोई मखसूस एक तबका है जो इसको रन करता है और इसको जो है इसको दबाव में रखता है। पाकिस्तान की टीम में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक आपके यहाँ एक सिस्टम नहीं आएगा। सिस्टम कोई नहीं है। सिस्टम इसलिए नहीं है कि आपने 40-45 साल में देखा होगा कि वो खिलाड़ी जो 12th मैन भी नहीं था और एक खिलाड़ी जो 11 के अंदर सुबह खेल रहा है और उसको बाकायदा बताया जा रहा है कि गुड लक, सुबह आप खेलेंगे, और वो आज तक एक बॉल भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सका। ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं। ऐसे ही 1000 रन 1500 रन बड़ी बात होती थी जब फर्स्ट क्लास ट्रॉफी में हमारे प्लेयर करते थे, लेकिन वो बेचारे रह ही जाते थे। बहुत अगर असर रसूख होता था या बहुत में मेहरबानी हुई तो 16 में कर लिया, बहुत आखिर में 12th में कर दिया, लेकिन 11 में कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला क्योंकि शुरू से ही तकरीबन ये रीत चली आ रही है और इसमें कोई मेरिट और डीमेरिट का सवाल नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया परफॉर्मेंस के हवाले से कि भाई परफॉर्मेंस अब देनी शुरू की, तो मैंने वही जुमला कहना था कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते कि तुमने परफॉर्मेंस बहुत देर में शुरू किया। दूसरे जो आप नंबर 1 कह रहे थे पाकिस्तान की टीम पहले से नंबर 1 करा रही है, वो इसलिए नहीं करा रही थी कि आपकी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, बल्कि जैसे रियाज भाई कहते हैं कि एक रिकॉर्ड होता है, एक चीज़ जो सामने नजर आती है, तो आप नंबर 1 कराते थे। तो नंबर 1 तो इसी तरह से हमारी ये मेडिकैम्प का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है रोज़ाना हम पढ़ते हैं वर्ल्ड कप हमारा है, तो हमारा लेवल लगाने से वर्ल्ड कप हमारा नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से एक मैच खेलने से हम पूरे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप नहीं ला सकते। ठीक है सर। दूसरी बात यह है कि आप किससे शिकवा कर रहे हैं, एक किससे शिकवा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सालों साल पहले की बात है कि केले का छिलका पड़ा था और एक बंदा फिसल गया और उसने उठाकर उस जमाने के वज़ीर आज़म को जो है वो मगलात बच दी। तो उसने कहा यार वज़ीर आज़म में क्या कसूर, तो उसने कहा भाई वज़ीर आज़म कसूर नहीं है, जैसे बंदे हैं वैसे वज़ीर आज़म है और जैसा वज़ीर आज़म है वैसे मखलूक है। ऐसे ही जब चेयरमैन आपका किसी बुनियाद पे नहीं आएगा, कोई मेरिट नहीं होगी और जिसकी मर्जी हर 2 दिन के बाद जो है आपका चेयरमैन चेंज हो रहा है, इसको दोहराने की जरूरत तो है नहीं। दोहराने की जरूरत यह है कि आया क्या आइंदा भी ऐसा होगा या आइंदा कोई हम जो यहाँ बैठ के हम और हमसे भी बड़े बड़े सुमार टाइम की बिल्कुल कमी है। मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे पास 30 सेकंड है। आसिम साहब और जावेद खलील साहब, आप दोनों अगर कमेंट करना चाहें कि पाकिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल में या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वाहिद कप्तान है बाबर आजम,
जिसको जायज़ या नाजायज़ सपोर्ट की गई उनके टेन्योर के अंदर, और स्टिल की जा रही है। आपने देखा कि बोर्ड के चेयरमैन चेंज होते रहे, लेकिन उस शख्स को जो पावर दी गई थी वो दी गई। उस शख्स के होते हुए आमिर टीम का हिस्सा नहीं रहे, हफीज़ हिस्सा नहीं रहे, वहाब रियाज हिस्सा नहीं रहे, इमाद नहीं रहे, सरफराज नहीं रहे, सब कुछ रहा। और इवन के जब फाइनल पाकिस्तान के लिए जो नाम अनाउंस होने थे, टेक्निकल कमेटी ने उसके लिए वो कर दिया, अपने आप को वहाँ से हटा लिया, लेकिन इनकी मनपसंद टीम भेजी गई। अब आई थिंक पूरा अपॉर्चुनिटी इनको दी गई थी, और अगर उसके बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारा अल्लाह ही। सर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। जी हसनैन भाई, जिस तरह आपने सवाल किया कि पाकिस्तानी टीम जो है सेमीफाइनल में जा रही है या नहीं, तो दुआओं के सहारे जो है शायद चली जाए। तो मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है, यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल तक तो पहुँचाए, बाकी फाइनल में फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। नाजरीन, हम सब की दुआ यही है कि आज न्यूजीलैंड किसी तरह से श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच हार जाए, और आज के मैच के बाद जो अब इंग्लैंड से पाकिस्तान का मैच आने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम न्यूजीलैंड को दुआओं से हरा भी दें तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को बासानी हरा देगा या नहीं, ये तो पता चलेगा जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा। हमारे तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।